जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आफ्टर 12th किस प्रकार से आईएएस और पीसीएस वगैरह एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, ऐसे कौन सी बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होते हैं जो हमें जरूर उठाना चाहिए और कौन से कदम बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए। इन सब विषयों पर बात हम करेंगे। सीधा सीधा सा इस वीडियो का जो हमारा उद्देश्य है वह यह है कि 12th पास आउट बच्चा सीधे अब आईएएस या पीसीएस की तैयारी में जाना चाहता तो उसको किस प्रकार से चीज़ों को प्रिपेयर करना चाहिए था। बहुत सारे जेन्युइन जो आपके प्रश्न होते हैं, एथेंटिक जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको अपने तरफ से मैंने ढूंढने का, समझने का और उस पर उत्तर देने का इस वीडियो में प्रयास किया है ताकि किसी भी प्रकार का आपको जो भ्रम हो वह दूर हो जाए। क्योंकि इन विषयों को लेकर कंटेंट बहुत अवेलेबल है, बट वो कंटेंट कितना एथेंटिक है, कितना सही है, इस चीज़ को लेकर विद्यार्थी कई बार परेशान होते हैं। विशेषकर इसमें से एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है, अगर कोचिंग करना जरूरी है, नहीं है, क्या महत्व है उसका, बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। कई टॉपर्स तो बोलते हैं, तो कहाँ तक इसमें सच्चाई है, क्या चीज की जानी चाहिए, क्या डिसीजन उचित होना चाहिए, इन विषयों पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, 12th पास आउट जो बच्चे हैं, 12th के बाद से ही उनको तैयारी क्यों करनी चाहिए साहब जी, कैसे करनी चाहिए, क्या होता है ये सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, क्या होता है जिसको हम आईएएस आईपीएस का एग्जाम बोल देते हैं, कई बार बच्चे एमपीपीएससी का एग्जाम बोलते हैं। एक्चुअली ये कहलाता है सिविल सर्विसेज। भारत सरकार जब लेती है, जिसकी बॉडी का नाम है यूपीएससी, तो अपन कहते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम। जब राज्य सरकारें लेती हैं तो हम उसे कहते हैं स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स करके कहते हैं। सेंटर वाले में विद्यार्थी आईएएस और आईपीएस जैसे पदों पर जाते हैं। ऐसी 24 प्रकार की पोस्टें होती हैं। राज्यों के संदर्भ में हम बात करें तो डीसी यानी डिप्टी कलेक्टर से लेकर डीएसपी और इस प्रकार से पोस्टें मिलती हैं जो कि राज्य सरकार के अधीन आती हैं। तैयारी जब करते हैं तो इसमें क्या कैसा सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है, उस पर भी बात कर लेते हैं। 3 स्टेजेस होती हैं, आप इस बारे में जानते हैं। कभी भी आप कहीं पर भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आसानी से सर्च करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। फॉर एग्जाम्पल आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आईएएस का जो एग्जाम है, पहली बात तो कोई एग्जाम ही नहीं होता आईएएस का, सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है। वो लेता कौन है? वो लेता है यूपीएससी। तो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। गत वर्ष का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एज क्राइटेरिया, अटेम्प्ट, सब्जेक्ट्स इत्यादि वगैरह आपको वहां पर इन्फॉर्मेशन विधिवत मिल जाएगी। उसमें से जो इतनी सारी बातों में से जो अति महत्वपूर्ण तथ्य है वो मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास करूंगा। 3 स्टेजेस होती हैं एग्जाम की, चाहे सेंटर वाले का हो चाहे स्टेट वाला हो। सबसे पहला प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स के पश्चात मेंस होता है, देन इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव वे में होता है, उसके पास करना भी टफ होता है। सिलेबस इसका बिल्कुल फिक्स ही होता है, पहले से ही आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन में दिया हुआ होता है। जीएस प्लस अदर थिंग्स ये होती हैं आपकी। दोनों के नोटिफिकेशन आप देख लेंगे तो आपको दोनों क्लियर हो जाएगा। मेरा यहाँ पर ये जो है वो यूपीएससी प्लस एमपीपीएससी वाले विद्यार्थी जो है उनको फोकस करके मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। द नेक्स्ट माना जाते हैं। सबसे पहली चीज तो जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, मैंने कहा ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होता है। 10 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, करंट अफेयर्स इत्यादि वगैरह होता है। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक में मार्किंग होती है जबकि दूसरा क्वालिफाइंग प्रवृत्ति का कहलाता है। फर्स्ट वन जीएस जो कि होता है, जिस पर मार्किंग होती है। प्रीलिम्स पास होने के पश्चात में मेंस का एग्जाम होता है। मेंस का एग्जाम दोनों बातों को समझने की जरूरत है कि जो यूपीएससी में है वहां पर इंडियन जीएस प्लस ऑप्शनल एक सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ता है, जिसके 2 पेपर होते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, मेंस में 9 पेपर होते हैं। इस बात को जानें। मेंस में जो 9 पेपर होते हैं उनमें से 2 पेपर्स जो होते हैं वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप अपने मन के अनुसार, अपनी समझ, अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार रख सकते हैं, उस पर भी बाद में बात करेंगे। जो स्टेट पीसीएस होती है प्रायः उनमें ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, कुछ जगह पर है, मैक्सिमम जगह पर नहीं है। एमपीपीएससी के संदर्भ में बता रहा हूं तो एमपीपीएससी में नहीं है। 6 पेपर होते हैं, जीएस प्लस एमपीजीएस, इसको फोकस करके वह एग्जाम होता है। तो यूपीएससी यानी आईएएस का एग्जाम, इंडियन जीएस प्लस ऑप्शनल सब्जेक्ट, स्टेट का एग्जाम ओनली जीएस प्लस एमपी का जीएस आपका स्पेशली होता है। तो ये आपका स्वरूप होगा, यही प्रीलिम्स में सिलेबस का पार्ट बनेगा और यही मेंस में भी पार्ट बनने वाला है साहब। ठीक। द नेक्स्ट वन, एज वाइज हम बात कर लें। यूपीएससी में जनरल कैटेगरी के लिए एज जो होती है वो 32 होती है, ओबीसी के लिए अलग है, एससी के लिए अलग होती है। 32 जो एज है जनरल कैटेगरी की, उसमें से भी अटेम्प्ट फिक्स होते हैं यूपीएससी में। 6 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। एमपीपीएससी जैसे स्टेट सर्विसेज एग्जाम में अटेम्प्ट की कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड आपके पास होता है जब तक आप एज कंप्लीट ना कर दें। मध्य प्रदेश पीसीएस में 40 और 45 आपको एज मिलती है राज्य के मूल निवासियों के संदर्भ में, और भी अलग अलग क्राइटेरिया हैं।
तो ये स्वरूप हमको वहां पर देखने के लिए मिलता है। 12th पास आउट जो बच्चे हैं उनके दिमाग में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं जिनको लेकर वो तनाव में होते हैं। कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कोई भी विषय रख सकते हैं अपने ग्रेजुएशन के दौरान में। आप चाहे IITian हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, BA वाले हो, चाहे BCom वाले हो, चाहे कोई सा भी हो आपका, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर GS में जो सब्जेक्ट्स हमको पढ़ने हैं BA वाले, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी इत्यादि वगैरह, तो क्यों ना ग्रेजुएशन में हम वही ले लें, तो आगे चलकर हमको आसानी जाएगी। आंशिक तौर पर यह बात सही है, थोड़ी बहुत आप परिचित हो जाएंगे। रीजन ये है कि कॉलेज के लेवल पर जो आप पढ़ रहे हैं, भले ही वो इतिहास भूगोल विज्ञान आप पढ़ रहे हों, वो एक अलग चीज है। इस लेवल पर जब आप पढ़ेंगे GS के लेवल पर, खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो उसका लेवल काफी हायर होता है। अर्थात कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलता आपका ग्रेजुएशन के दौरान वो सब्जेक्ट होने का। हाँ, किसी ऑटोनोमस कॉलेज में जहाँ पर रेगुलर काफी अच्छे से पढ़ाई होती है, बहुत अच्छे से गाइड किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, JNU में, और भी ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं। यदि वहां पर हैं आप, वहां आपके सब्जेक्ट है कॉलेज के दौरान, और साल भर आप कॉलेज अटेम्प्ट करते हैं और आपकी पढ़ाई होती है, वहां पढ़ाया जाता है, अच्छे शिक्षकगण है, तब प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यदि ये सोचे कि हाँ हमारा कॉलेज में सब्जेक्ट है, साल में एक बार हमको एग्जाम देना है, 20 क्वेश्चन लेकर हम पढ़ लेंगे, थोड़ी बहुत किताबें खरीद लेंगे, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ना है साहब जी, इस बात को समझिए। तो सीधी बात यह है कि ग्रेजुएशन के दौरान में आपके कोई से भी विषय हो, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। IITians जो बंदे होते हैं, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के सब्जेक्ट लेते हैं, GS वगैरह पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा सिलेक्शन पाते हैं साहब। तो बताने का आशय ये है कि सब्जेक्ट उन्होंने ग्रेजुएशन के दौरान में कुछ पढ़ा, और जबकि यहाँ तैयारी के दौरान में कुछ पढ़ रहे हैं। जिनको सेलेक्ट होना है वो अच्छी मेहनत करते हैं और सिलेक्शन पाते हैं, सीधी बात तो ये है। अब चाहे A सब्जेक्ट पढ़ना हो, चाहे B हो, चाहे कल को सिलेबस में नया शामिल कोई C सब्जेक्ट हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व चाहिए, यहाँ पर ईमानदार व्यक्तित्व चाहिए, कोई अद्भुत प्रतिभा नहीं चाहिए, इस बात को आप क्लियर कर लें। कई विद्यार्थी कहते हैं सर बहुत टफ होता है, बहुत इंटेलिजेंट लोग चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यक्ति की इस एग्जाम में सफलता में उसकी बौद्धिकता का, इंटेलिजेंस का, उसके संसाधनों का, आर्थिक उसकी स्थितियों का उतना महत्व नहीं होता जितना उसकी लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता का होता है। कई ऐसे एग्जाम्पल आपने सुने होंगे, बोले सर हमारा तो 12th में बैक थी, सप्लीमेंट्री से पास हुए हैं साहब, उसके बावजूद IAS IPS पदों पर हैं। और कई ऐसे भी होते, बोले 80 to 90% से कभी नीचे नहीं निकले उतरे साहब, उसके बावजूद पता चला प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ उनका, कभी अटेम्प्ट समाप्त हो गया। तो ऐसे भी एग्जाम्पल है। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत से, कितनी ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, ना कि आपका बैकग्राउंड इत्यादि। कॉलेज के परसेंटेज का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 40% से पास है कि 90% से पास है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंटरव्यू में बस ये कह सकते हो कि हाँ, वहां जब आपकी मार्कशीट, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जाएंगे, और थोड़ी बहुत उस चीज का इम्पैक्ट पड़ सकता है कि हाँ ये बच्चा स्कूल कॉलेज की लाइफ में काफी अच्छा पढ़ने वाला रहा। वो भी इतना मार्क नहीं करते, वो तो ये देखते कि भाई हम जो आपसे पूछ रहे हैं उसके आप सही उत्तर दे रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारे 90-95% सही है। नहीं दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं, हमारे तुम्हारे 90% आपके नंबर तो कटेंगे इंटरव्यू में। ये चीज हमको देखने को मिलती है साहब। आगे बढ़ जाते हैं। सब्जेक्ट कौन से रखने चाहिए? जिन सब्जेक्टों में आप फेमिलियर हैं उन सब्जेक्टों को रखना चाहिए। जिन सब्जेक्टों में आपके पास में गाइडेंस हो उन्हें रखना चाहिए साहब, कभी भी, ताकि आगे आपको लाभ मिले, चाहे ग्रेजुएशन के दौरान में हो, चाहे GS के सब्जेक्ट्स हो, और चाहे ऑप्शनल रखना हो। UPSC में ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा जाता है, काफी डिटेल उसमें आता है। क्या ऑप्शनल लेना चाहिए सब्जेक्ट, ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। बोले सर हम हिस्ट्री ले लें, ज्योग्राफी ले लें, मैथ्स ले लें, स्टैट्स ले लें, कोई कह रहा पबेट बहुत अच्छा चल रहा है, कोई कह रहा सोशियोलॉजी वाला बहुत अच्छा चल रहा है, पॉलिटिकल साइंस अच्छा चल रहा है। तो ये चल रहा वल रहा कुछ नहीं होता, कोई फैशन नहीं है। जिस भी सब्जेक्ट में आपकी कमांड होगी, इसमें आप अच्छा लिखेंगे उसके आपको नंबर मिलेंगे, अच्छा नहीं लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब इसमें क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए? 3-4 मानदंडों को आप रख सकते हैं। पहला, कि आपके पास में उस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला कोई गाइड है क्या, गाइडेंस चाहिए। दूसरा, उससे संबंधित उस मीडियम में रिलेवेंट कंटेंट आपके हाथ में होना चाहिए। और तीसरा, कि यदि आपका उसमें थोड़ी बहुत मन लगता है तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये चीजें कभी भी आधार बनती हैं। आपके पास में अच्छा गाइड नहीं है, अकेले अकेले तैयार करें तो बड़ी दिक्कत जाने वाली है। इन बातों को आधार रखते हुए आपको मीडियम सब्जेक्ट रखना चाहिए। मैंने मीडियम वाली बात भी कही आपसे। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, क्या कोई खास फर्क पड़ता है?
थोड़ी बहुत कह सकते हो। गत वर्षों का रिजल्ट यदि हम देखें तो इंग्लिश मीडियम को लेकर यूपीएससी में थोड़ी सा ऐसा देखने को मिला, कई लोगों की शिकायतें भी हैं और कई लोग कहते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो जब आप उसमें खुद घुसेंगे तभी समझ पाएंगे कि वाकई में कितना फर्क इसमें पड़ता है। मेरा सजेशन ये है कि जिस भाषा पर आपकी पकड़ हो अच्छी या जिस पर आप पकड़ बना सकते हैं आपको वो सब रखना चाहिए मीडियम। फॉर एग्जाम्पल आप हिंदी मीडियम से और आपकी हिंदी भाषा पर पकड़ अच्छी है तो आप हिंदी मीडियम रखें। आपके इंग्लिश पर भी ठीक ठाक है तो आप इंग्लिश मीडियम रख लीजिए। कोई बच्चे ऐसे बोले सर हमारी दोनों पे ठीक ही ठाक है, दोनों में नहीं है। मेरा सजेशन ये है कि यदि आपको लगता है कि आप इंग्लिश में तैयार कर सकते हैं तो इंग्लिश मीडियम रख सकते हैं, ऐसा मेरा सजेशन है। बाकी आगे आपकी मर्जी की बात वह हो सकती है। ठीक, मेनली आपकी कमांड कितनी है विषय पर, आप कितना अच्छे से लिखते हैं, इन बातों पर निर्भर करता है। हैंड राइटिंग फास्ट, सारी बातें इन पर निर्भर करता है, ना कि केवल मीडियम पर निर्भर करता है। जब हमने इंग्लिश मीडियम ले ली तो गारंटी नहीं है सब्जेक्ट हमारा कैसा भी हो सेलेक्ट हो ही जाएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं। ठीक, पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये जरूर है कि हाँ, एक इंग्लिश मीडियम वाली बात जो मैंने आपसे कही, किन्हीं हद तक इंग्लिश मीडियम को एडवांटेज मिलता है यूपीएससी में। ठीक, एमपीपीएससी में भी ये बात बहुत आंशिक लागू होती है। इस बात को समझिए, यूपीएससी में कंटेंट इंग्लिश में काफी अवेलेबल है, एमपीपीएससी में कंटेंट हिंदी में काफी अवेलेबल है, इंग्लिश में नहीं है। अपोजिट डायरेक्शन में आप देखें, यही वजह इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी परेशान होते हैं कंटेंट को लेकर के। मेरा सजेशन ये है कि उसको लेकर आप परेशान ना हो, आपको जो भी कंटेंट मिल रहा है क्वालिटेटिव हो उसको पढ़ने का प्रयास करिए। दोनों ही लैंग्वेज पे आपको कमांड रखनी पड़ेगी। जिन लैंग्वेज पर आपकी कमांड है आप उसे मीडियम रखिए साहब, सीधी बात तो ये है। केवल कोई एक खास मीडियम ले लेना गारंटी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, सोचना है साहब। इसके साथ साथ एक बात और देखिए, इंग्लिश मीडियम वाली जो बात आई, क्यों एडवांटेज मिलता है इंग्लिश मीडियम को? स्वाभाविक सी वजह है, टेक्निकल वजह भी है उसकी साहब। इंग्लिश में आपको वहां पर कर्सिव राइटिंग में लिखना है। ठीक, रनिंग में आप लिखते हैं, सारे वर्ड्स जुड़े हुए हैं, पेपर होता है बड़ा, आप फास्ट लिख सकते हैं इंग्लिश में यदि आपकी अच्छी कमांड है तो। वहीं हिंदी मीडियम में जो लिखने का टेक्निकल एस्पेक्ट होता है, अलग अलग लेटर को अलग अलग ही लिखना है, चिपक गया तो पता चला एग्जामिनर काट देगा। शुरू रेखा भी बनानी है साहब जी, सारी बातें, बिंदियां, मात्रा इत्यादि, थोड़ी सी एक टेक्निकल वजह है। हाथ बार बार रुकता है हिंदी में, इंग्लिश मीडियम में ऐसा नहीं है। चेक करने वाले भी कॉपी हिंदी मीडियम में हम देखते कई बार कि बोले नहीं साहब ये का लगना चाहिए, ऐसा नहीं बनाना चाहिए, खा लग रहा है कि रा और वाह लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इन चीजों को लेकर भी कई बार मार्जिन आ जाता है नंबर को। वहीं इंग्लिश मीडियम में आप देखें, ना केवल कर्सिव राइटिंग बल्कि स्पीड फास्ट इत्यादि वगैरह के साथ साथ वहां चला लिया जाता है। बोले साहब घुमा कर लिखा, वो ई है कि सी है, विषय वस्तु के अनुसार एग्जामिनर उस चीज को देख लेते हैं, हाँ चलो स्पेलिंग बता रही है। ये बड़ा लिबरल होकर या इस तरीके से चेक किया जाता है, भाव प्रवणता को लेते हुए, मूल भाव को पकड़ते हुए, एक वजह उसका एडवांटेज मिलता है इंग्लिश मीडियम को। तो ये टेक्निकल वजह है, ये वो वजह नहीं है कि हाँ हम ये सब्जेक्ट रख लें तो हमको फायदा ही हो, ये मीडियम रख लें तो हमको फायदा ही हो, ये कोई गारंटी नहीं है। आप जिसमें कमांड पैदा कर सकते हैं या जिसमें कमांड हो आपको वह रखना चाहिए। 12th के बाद में ही क्यों करना चाहिए साहब जी? ठीक, 12th के बाद में क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? 12th के बाद में इसलिए आपको करना चाहिए क्योंकि आपके पास 3 साल का समय मिला है ग्रेजुएशन के दौरान, 3 साल 4 साल का। थोड़ी थोड़ी सा भी करोगे तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इसका लाभ मिलता है। जिस समय तक आप 20-21 साल की एज पर जाकर खड़े हो रहे होंगे, 22 की एज पर जाकर खड़े हो रहे होंगे, मान के चलिए कि बहुत ज्यादा ना सही, न्यूनतम ही सही, तो कम से कम आप पूरे सिलेबस पैटर्न, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं, उनसे फैमिलियर हो चुके होंगे जब आपने बहुत कम पढ़ा है, लेकिन हाँ जुड़े हुए उससे। जबकि वहीं दूसरी ओर हम देखें कि साहब बहुत शिद्दत से तैयार कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं उस चीज पर, तो मान के चलो आप 80% उसको तैयार कर चुके होते हैं। 3 साल 4 साल का समय बहुत होता है, उसके बाद में केवल फाइनल ब्रशअप की बस जरूरत होती है आपको। तो ये कर सकते हैं आप ग्रेजुएशन के दौरान में, यानी आफ्टर 12th में यदि आप रोजाना 1 घंटे भी देते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर पैटर्न है, तो हम बच्चों को यही बोलते हैं कि अंडर ग्रेजुएशन वाला जो बैच होता है, अंडर ग्रेजुएट बैच, उसमें आप आइए। 3 साल 4 साल का समय आपके पास में आसानी से होता है, एडमिशन लीजिए। क्लासेस तो होती हैं, 3 से 4 लेक्चर्स होते हैं, आईएएस के, पीसीएस के 3 लेक्चर होते हैं। ठीक, अभी आप लेकिन उस बैच में हैं तो आप क्या करें,
एक ही लेक्चर आप अटेंड करें अभी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको एक ही साल में देना है। आप एक ही अटेंड करें, क्योंकि आपके पास कॉलेज का भी काम बहुत है, बर्डन बहुत है। जब वो एक एक अटेम्प्ट करते हैं लेक्चर, यानी दिन भर में उनको बामुश्किल 2 घंटे देना है साहब, बामुश्किल। ज्यादा समय है, कभी को हॉलीडे है, लगता है कि नहीं हाँ हम कवर कर लेंगे, तो 2 लेक्चर अटेंड करिए। इस दौरान में होता क्या है कि उस कंटिन्यूटी रेगुलरिटी के कारण हमारे वो बच्चे काफी अच्छे से तैयार हो जाते हैं, उनके बहुत सारे सब्जेक्ट काफी स्ट्रांग वे में प्रिपेयर हो जाते हैं और आईएएस के क्वेश्चन को बनाने लग जाते हैं। तो मैं सजेशन यही देता हूँ, बताने का आशा ये है कि जब आप 12th के बाद में ये करते हैं तो आपका 70, 60, 80% सेक्शंस काफी हद तक तैयार होकर आपके हाथ में आ जाता है। वही टाइम के भीतर आपका कॉलेज भी हो रहा है, वही टाइम के भीतर तैयारी भी हो रही है। आखिरी फाइनल ईयर के दौरान में आप अपनी एफर्ट्स को बढ़ा देते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, बड़े अच्छे से देते हैं, बहुत अधिक संभावना हो जाती है आपके एग्जाम क्वालिफाई करने की। या ग्रेजुएशन के बाद में फिर नेक्स्ट ईयर आप चाहें तो वेट करेंगे, 1 साल फिर दिन रात लग के आप उसी को तैयार करेंगे, जितना पढ़ा है आपने, सारा रिवीजन किया और अच्छे से गाइडेंस आपने लिया, फिर देते हैं तो बच्चों को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब वो चाहे पीएससी का दे रहे हो, चाहे वो आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, तो ये स्वरूप होना चाहिए। मैं तो सभी को यही सजेस्ट करता हूँ, हमारे पास में जो भी बैच है वो अंडर ग्रेजुएट बैच भी है और रेगुलर बैचेस भी आपको मिलते हैं। मेरा सजेशन होता है इन विद्यार्थियों के लिए अंडर ग्रेजुएट वाला बैच आप हमारे यहाँ ज्वाइन करिए। 2 से 3 लेक्चर आप अटेंड कर सकते हैं दिन भर में चाहे तो, पर यदि एक एक से भी काम चल रहा है तो करो, पर एक रोजाना अटेम्प्ट करिए साहब जी। बस चलते चलो धीमे धीमे कछुए की चाल से, 3 साल तक लगातार क्लास में आप रहोगे, कछुए की चाल से चलते रहोगे हमारे साथ में, तो बहुत प्रकार की चीजों से परिचित होगे, जीएस के बहुत सारे सेक्शनों को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, लाभ बहुत जबरदस्त मिलता है, काफी अच्छी कमांड आ जाती है और लास्ट में फाइनल हिट जो आपने अपने अटेम्प्ट पर दी, एग्जाम आपके निकालने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। संभावना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि निश्चित कोई नहीं कह सकता साहब, ये काफी लंबी दौड़ होती है, बहुत अथक प्रयास चाहिए तभी होता है सिलेक्शन, जो ही आसानी से इतना कुछ नहीं हो जाने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं। एमपीपीएससी की तैयारी और यूपीएससी की तैयारी यानी आईएएस की तैयारी क्या एक साथ की जा सकती है, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। कई लोगों ने आपको कहा कि नहीं अलग अलग होता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दोनों एग्जामों की तैयारी, तीनों एग्जामों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं और करना ही चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है। कैसे कर सकते हैं, एक लंबी प्रक्रिया फिर भी शॉर्ट में जो है बताने का प्रयास करूंगा कि साहब देखिए दोनों एक ही फील्ड है, दोनों में जीएस ही आना है। एमपीपीएससी का भी आप पेपर देखें तो काफी अच्छे लेवल पर जीएस आ रहा है, चाहे प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो। यूपीएससी में उससे थोड़ी सा और ऊपर हायर लेवल पर जीएस आता है, बस इतनी सी बात है। परंतु सब्जेक्ट तो वही पढ़ने हैं, उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, इसके लिए भी वही पढ़नी है। उसकी इकोनॉमी के लिए भी आपको रमेश सिंह पढ़नी है, इसके लिए भी यही पढ़नी है। उसमें भी वही सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, इसमें भी वही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 80% तो कॉमन है ना, तो आपको दोनों की तैयारी ही लेकर चलना चाहिए। प्लस उसमें यह है कि हाँ ऑप्शनल तैयार करना पड़ता है एक अलग से सब्जेक्ट, तो वो भी तैयार किया जा सकता है। जो पुरुषार्थी होते हैं उनके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। काम ये जरूर है कि हाँ दोनों एक साथ लेकर चलने के लिए आपको मेहनत जो है डबल ना सही मैं कहूंगा 1.5 गुनी जरूर करनी पड़ेगी। और आप इस बात को देखिए, लाइफ में आपके पास में कई विकल्प हैं, अर्थात ईश्वर ने चाहा तो आपका आईएएस में ही हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक। लेकिन मान लो बैड लक या अन्य किन्हीं भी कारणों से वहां से अपन आसमान से गिरे, तो कम से कम एमपीपीएससी या स्टेट पीसीएस रूपी कहीं खजूर पर तो अटकोगे। ये तो नहीं रहेगा कि सर या तो वहां तैयारी की और 5 साल 7 साल लगाने के बाद में अपन ने इसको प्रिपेयर नहीं किया या ध्यान में ही नहीं दिया, तो बदले डिप्रेशन में आ जाते हैं बच्चे। ये नहीं रहेगा। कम से कम लाइफ में आपके पास में सेकंड ऑप्शन है, यहाँ नहीं तो उससे गिरे तो यहाँ साहब कम से कम इतना है। और दोनों की तैयारी बड़े आराम से होती है। मैंने अनेक विद्यार्थी ऐसे देखे हैं जिन्होंने आईएएस का एग्जाम भी और पीसीएस का एग्जाम भी सेम ईयर पे क्वालिफाई किया, दोनों बार क्वालिफाई किया था, ऐसा देखने को मिला है। तो केवल मेहनत की बात है, हार्डवर्क बढ़ जाएगा। परंतु ये तो देखिए कि लाइफ में आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। कई विद्यार्थी देखिएगा आप ऐसे भी मिल जाएंगे, बोले 8 साल 10 साल तैयारी करे आईएएस की, उसके अलावा जिंदगी में कोई और ऑप्शन लेकर नहीं चले। पता चले ईश्वर न चाहे किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया इतनी मेहनत के बावजूद। ऐसा नहीं है कि जीनियस नहीं था, मेहनती नहीं था, इंटेलिजेंट नहीं था, किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। तो कम से कम ये कि कहीं और स्विच होने का ऑप्शन हो। और जिनके पास में कोई और स्विच होने का ऑप्शन नहीं होता तो बेचारे कितने डिप्रेशन में आ जाते थे, कितना बुरा उनके जीवन का अनुभव होता है। तो आप अभी उस लेवल पर खड़े हैं, 12th के आसपास में खड़े हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि दोनों लेकर चलिए, बल्कि तीनों चारों लेकर चलिए। मैं तो ये कहूँगा
क्योंकि सबका सिलेबस कॉमन है, 80% कॉमन सिलेबस है, आईएएस हो चाहे पीसीएस का हो। इसकी तैयारी जब आप करो तो बहुत ही हाई लेवल पर पढ़ते हो आईएएस की। उसके बाद में मान लीजिए आपके पास में सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप पीसीएस पर शिफ्ट हो सकते हो, सब्जेक्ट्स आपके ऑलरेडी तैयार हैं, जीएस वगैरह तैयार है, तो यहाँ आप स्विच कर सकते हो। मान लो वहां नहीं हो पाया तो कम से कम आसमान से गिरे तो कहीं खजूर पर अटकोगे, सीधे जमीन पर नहीं गिरोगे। वो भी के साथ में आपके पास में समय भी तो है, ये भी तो देखिए, ऐसा तो है नहीं सब जीवन भर की जिम्मेदारियां हैं। समय है, 2 घंटे एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा ऑप्शनल पढ़ने के लिए भाई। 3 साल तक अपन 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा देंगे, ज्यादा है तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए गाइडेंस ले लेंगे किसी से, हमारे संपर्क में आइए, हम बता रहे हैं कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट रखना है, सारी चीजें हम बता रहे हैं। इनसे लाभ मिलेगा था जिंदगी में। एक बहुत बड़ा सेकंड ऑप्शन है आपके पास में लाइफ में, वहां उस चीज को स्विच करने के लिए। ठीक, पीसीएस की तैयारी मैंने कहा, उसके साथ साथ आईएएस भी लेकर चलिए, साथ में तीनों और चारों लेकर चलिए। क्या मतलब इसका, आप जिस स्टेट के निवासी हैं उस स्टेट की अदर वैकेंसीज को भी लेकर आप चलिए, चाहे आपके यहाँ पुलिस की निकल रही हो, चाहे पटवारी की निकल रही हो, सब लेकर चलिए। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये अनावश्यक बातें, अनर्गल बातें हैं, बिल्कुल गलत बातें हैं। कई बार गाइडेंस ऐसा दिया जाता है। आपने आईएएस और पीएससी के लेवल पर जीएस तैयार किया है, मान लीजिए आप एमपीएसआई का एग्जाम देने वाले हैं, वनडे एग्जाम होगा, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, माना जीएस का सेक्शन तो वही रहेगा ना कॉमन। बाकी उस लेवल पर पढ़ने वाला बंदा 100 में से जीएस के 70 क्वेश्चन बनाएगा, आप तो 90 बनाएंगे। आपका तो सिलेक्शन सुनिश्चित हो रहा है, इस बात को समझिए। कुछ विद्यार्थी कहेंगे नहीं सर इंग्लिश और हिंदी भी है सर उसमें एमपीएसआई में। ठीक, तो इंग्लिश और हिंदी है तो एमपीपीएससी में भी तो आपको हिंदी का पेपर 5 देना, वो तो तैयार करना है। तो पीसीएस की तैयारी के दौरान वो भी तो आपको प्रिपेयर हो रहा, आप क्यों उसको अलग अलग देख रहे हैं। और आईएएस में भी साहब मेंस में एक पेपर क्वालिफाइंग होता है हिंदी का, इस बात को समझिए, और अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं उसमें भी। इसका मतलब है कि आपको हिंदी अच्छे स्तर पे तैयार करनी है। इसका मतलब है जो आईएएस में पढ़ना है पूरी संपूर्ण तैयारी करो, वही पीसीएस में ही पढ़ना है, और वही आपको एमपीएसआई जैसे एग्जाम में पढ़ना है। मैं कहता हूँ ग्रुप डी का देना है, उसमें भी वही आने वाला है, कांस्टेबल का देना है आपको, जेल प्रहरी का देना है, पटवारी का देना है, 25 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, क्या करेंगे साहब। तो इसका मतलब है पढ़ना अपन को सब चीजें हैं, ये केवल बहानेबाजी है जो बचते हैं उससे। संपूर्ण तैयारी कीजिए, उनको लगेगा कि हाँ पूरा ही पढ़ना है। जिनको सिर्फ ये करना है कि हाँ पहले प्री बस तैयार कर लें हम आईएएस पीसीएस के, जब हमारा निकल जाए उसके बाद हम मेंस का सोचेंगे, तो इसका मतलब उनकी प्लानिंग ही नहीं, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ही नहीं है साहब। तो ये गलत तरीका होता है बताने का आशय है कि उसमें भी वही सारी चीजें पढ़नी है, इसमें भी वही, और इसमें भी वही आपको सारी चीजें पढ़नी है। अगेन एडवांटेज देखिए, लाइफ में 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, इसमें हो गया ईश्वर ने चाहा, बहुत अच्छी बात है, ना हुआ तो कहाँ गिरे आसमान से, खजूर पे अटके। वहां नहीं हुआ पीसीएस में तो और नीचे गिरोगे साहब जी, वहां अटके। और वहां भी नहीं तो और उसके बाद में ऑप्शन तो है, हिंदी तैयार है आपका, इंग्लिश भी तैयार कर लीजिए साहब। ज्यादा है तो बोले नहीं सर वो तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आता है। इंग्लिश आपको एमपीपीएससी में भी आती है, थोड़ी बहुत कम, थोड़ी बहुत ज्यादा। जो भी एमपीपीएससी में टॉपर बनते हैं उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, 35 मार्क्स 40 मार्क्स समथिंग की हिंदी इंग्लिश आती है, पूरे नंबर उठाते हैं बच्चे उसमें से, और उठाना ही चाहिए, और वही विद्यार्थी डीसी बनते हैं। इसका मतलब है इंग्लिश आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी साहब। 4 वर्ड या वोकेबलरी रट के बस तो काम चल नहीं जाएगा आपका एमपीपीएससी मेंस में भी। जिनकी इंग्लिश कमजोर होती है उनसे देखिएगा कि साहब बोले 10 नंबर का अंतर आ गया 20 नंबर का। 20 नंबर का मतलब ये होता है कि कौन बंदा जनरल कैटेगरी का डीसी बनेगा और कोई किसी अन्य निचले विभाग में अधिकारी बनेगा, इतना अंतर होता है साहब जी 20 नंबर। कई बार तो ऐसा ही फर्क देखने को मिलता है कि एक डीसी बने एक नायब तहसीलदार, और 20 नंबर का मतलब ये कि कोई नायब तहसीलदार बना और कोई पता चला बाहर ही हो गया 20 नंबर से। वो 20 नंबर कहाँ से कमाने थे आपको, अपनी मेहनत से, आपको इंग्लिश के माध्यम से कमाने थे। इसका मतलब है आपको एमपीपीएससी जैसे एग्जामों में भी इंग्लिश भी पढ़ना है, और आईएएस में तो एक क्वालिफाइंग इंग्लिश का पेपर होता ही है। एक से एक जीनियस विद्यार्थी इंग्लिश के पेपर में फेल हो जाते हैं, पीले रंग का येलो कार्ड आ जाता था साहब। इसका मतलब है इंग्लिश तैयार करनी है आपको। तो यानी वही सब्जेक्ट तो आपके यूपीएससी में है, वही एमपीपीएससी में है, और वही आपके सब्जेक्ट्स अदर में भी हैं। तो कौन कह रहा है कि इनको लेकर नहीं चल सकते, कैसे चलना भी बताता हूं। ठीक, कॉमन है सब्जेक्ट। कुछ विद्यार्थी कहेंगे नहीं सर उसमें तो मैथ्स भी होता है, या हम एसएससी दें या एसआई दें, मैथ्स भी होता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में मैथ्स रीजनिंग आपको तैयार करनी है अच्छे लेवल पर, पता चला नहीं तो पेपर 1 ही क्वालिफाई नहीं हो पाया प्रीलिम्स का। ठीक, एमपीपीएससी में भी मैथ्स है कम ज्यादा, बस आप कह सकते हो।
कि ज़्यादा मात्रा में नहीं है, कम मात्रा में है। बोले सर एसआई वगैरह या अदर एग्जाम में थोड़ी से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के। तो ऐसा है कि जो अच्छे से तैयार करते हैं, तो यहाँ पर 50 नंबर की मैथ्स आई तो 50 में से 50 उठाते हैं वो। स्टेट सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं तो बोले सर कितने नंबर की मैथ्स आई, बोले 30 नंबर की मैथ्स आई, तो 30 में से 30 ही था, 25 नंबर तक वो उठा लेते हैं। तो ये विद्यार्थी हायर पोस्ट पर सेलेक्ट होते हैं। जो बचने का प्रयास करते हैं तो बेचारे वो लोअर पोस्ट पर सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि इंग्लिश में अपन ने नंबर गवा दिए 20-25, हिंदी में अपन ने 10-15 नंबर गवा दिए क्योंकि अच्छे से तैयार नहीं किया, मैथ्स भी अपन ने वहां 10-15 नंबर गवा दिए मेंस के। तो साहब इतने में तो 100 नंबर हो रहे हैं आपके सभी सब्जेक्टों का मिला लिया जाए तो। 100 नंबर का अंतर, 60-70 नंबर का अंतर का मतलब है कि एक बंदा डीसी होगा, एक बंदा बाहर हो जाएगा, एक बंदा आईएएस होगा, एक को आईपीएस मिलेगा और एक तो पता नहीं कहाँ जाएगा। कितना बड़ा अंतर है। इसका मतलब ये सब एक ही है, ये भ्रांतियां हैं। आप अपनी बुद्धि का, विवेक का उपयोग करिए। जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन बातों को देख कर चलिए साहब जी। कई लोग ये कहेंगे बोले नहीं सर निकलता नहीं है एग्जाम। मैंने सारे एग्जाम दिए, सारे क्वालिफाई किए एक ही साल में। कई कई स्टेट के पीसीएस से लेके आईएएस का भी एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक, चाहे एसएससी का भी हो, चाहे बैंक पीओ का हो, चाहे कुछ का भी हो, सारे दिए और होते हैं क्वालिफाई। आपको बड़ी ईमानदारी और शिद्दत से मेहनत करनी है साहब जी। सीधी बात तो ये है। ठीक, नेक्स्ट वन, इनको तैयार कैसे करें, लेकिन कैसे क्या मैनेज करें। तो मैनेजमेंट इसका खेल है। पढ़ना है वो तो कोई विकल्प ही नहीं है, मेहनत करना वो तो कोई विकल्प ही नहीं है। अब मैनेज कैसे करेंगे, बोले सर वो उसमें हिंदी इंग्लिश मैथ्स उतना नहीं है जितना इसमें है। इसमें सिर्फ ये है कि जब आप ये वाला एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम के 4 महीने 6 महीने पहले आपको इसके सिलेबस पर फोकस हो जाना चाहिए, आईएएस के पीसीएस के। जबकि आप ये वाला एग्जाम का भी फॉर्म भरा हुआ और 2 महीने बाद 3 महीने बाद इसका एग्जाम है, अभी आईएएस का नहीं है। आईएएस का तो हो गया मई में जून में, ये वाला एग्जाम है दिसंबर में है, जनवरी में है। तो उसके 2-3 महीने पहले आप लाइफ में सेकंड थर्ड ऑप्शन लेकर चलें, तो उसके लिए आपको 2-3 महीने पहले इस पर फोकस हो जाना चाहिए। मैथ्स की अच्छी प्रैक्टिस करिए, हिंदी और इत्यादि चीजों को पढ़िए साहब जी। आप जो भी आपके सिलेबस का सेक्शन है 2-3 महीने अच्छे खींच कर आप तैयार कर लेंगे, आप इसको भी क्वालिफाई कर पाने की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं, आप कर सकते हैं। नहीं बन पा रहा तो किसी से गाइडेंस ले लेंगे। जब आईएएस और पीसीएस की तैयारी के दौरान में 2-2 3-3 कोचिंग आपने ज्वाइन करी हैं, तो इसको लिए क्यों नहीं कर सकते कि मैथ्स के लिए आप ज्वाइन कर लो, एक हिंदी के लिए कहीं ज्वाइन कर लीजिए साहब जी। बिल्कुल कर सकते हो आप। 3 महीने 4 महीने में आपको 6 महीने में कवर हो जाने वाला है। जरूरी थोड़ी कि इसी साल कोचिंग करें, आप इसी साल एग्जाम क्वालिफाई करके सिलेक्शन पा जाए। इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, समय देना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा साहब। 1 साल 2 साल भी लग सकते हैं, इसका मतलब उसको लेकर चला जा सकता है। डेटों में ऐसे कोई खास क्लैश नहीं होता। होगा भी तो इस साल हो रहा तो अगले साल तो नहीं होगा। लाइफ में ऑप्शन कितने सारे हैं, अगर इससे स्विच कर रहे हैं तो यहाँ के बाद में केवल डिप्रेशन है। जबकि मैं जो पैटर्न बता रहा हूँ, यहाँ ना सही तो ईश्वर ने यहाँ आपको भेज दिया अच्छे स्थान पर, आप राष्ट्र के प्रति अपनी भूमिका निभा पाएंगे और अपने कैरियर को अच्छा आयाम दे पाएंगे। यहाँ नहीं हो पा रहा, कुछ ये ऑप्शन है, यहाँ नहीं हो पा रहा उसके बाद में कुछ ऑप्शन है। हर बार केवल बौद्धिकता और मेहनत बस निर्धारित नहीं करती। जिंदगी में कई बार स्टार भी होते हैं, कई बार समय काल परिस्थितियां भी होती हैं, अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति पृष्ठभूमि भी होती है कि जिंदगी हमको, किस्मत हमको कहाँ ले जाएगी। समझिए इस बात को, ये अनुभव से आता है ना। तो इन चीजों को लेकर कई भ्रांतियां हैं। अब इतना सब कुछ मैनेज करना थोड़ी सी आपकी कैलिबर की बात है। यदि आप 4 चीजें मैनेज कर सकते हो, 4 लेके चलो, 4 ऑप्शन लाइफ में, एडवांटेज भी तो है। नहीं कर सकते हम 4 मैनेज, 3 लेकर चलो। बोले नहीं हम वो भी नहीं कर सकते, तो 2 लेकर चलिए साहब जी, पर केवल 1 लेकर मत चलिए, ऐसा मेरा सजेशन है। लाइफ में प्लान बी होना चाहिए, जिंदगी में कोई ना कोई प्लान बी होना चाहिए, हमेशा हर चीज का प्लान बी होना चाहिए। जीवन में सदैव अच्छे से अच्छा ही सोचिए, सकारात्मक से सकारात्मक सोचिए साहब जी, लेकिन बुरे से बुरे के लिए भी तैयार रहना चाहिए। थोड़ी सा इन बातों को समझें। लगातार वैकेंसियों की संख्या कम भी हो रही है और एक संकट भी देखने को आपको मिला होगा। बेचारे बच्चे, विद्यार्थी किसी एक एग्जाम को फोकस करके तैयारी करते हुए समय गुजर गया, 2 साल 5 साल वैकेंसी नहीं आई साहब जी, कहीं पर सिलेक्शन नहीं हो पाए, 1 नंबर 2 नंबर से रह गए, ओवर एज हो गए, बेरोजगार हो गए बेचारे। 5 साल 7 साल तैयारी की, लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं बचा था। ऐसी स्थिति पर मत जाइए, ऐसे काम मत करिए कि बोले कम मेहनत में भी ये हो जाएगा। मैं कहूंगा ज्यादा मेहनत करो, जहां पर लाइफ में ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ज्यादा ऑप्शन है। तो ये चीजें लेकर चलिए। इसके लिए सही गाइडेंस और सही चीजों की आपको आवश्यकता होती है, वो आपको हमारे पास मिल सकता है। हमारे यहाँ पर बैचेज उपलब्ध हैं आईएएस और पीसीएस को लेकर, और बहुत अच्छे से गाइड करते हैं साहब बच्चों को। बिल्कुल अपने छोटे भाई और बहनों की तरह गाइड करने का प्रयास करते हैं, यदि कोई वैसा गाइडेंस लेना चाहे तो। नहीं तो एक प्रोफेशनली जो शिक्षक होता है, जैसे
संस्थान होना चाहिए, वह तो गाइडेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट बना जाते हैं, एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि कोचिंग क्लासेस की भूमिका। ये बड़ा फैशन चला है, मैंने आजकल देखा है, कोचिंग क्लासेस और लाइब्रेरी इत्यादि की भूमिका। देखिए, भूमिका किसी की भी नहीं नकार सकते आप, ठीक। जो विद्यार्थी एग्जाम दे रहा है, उस एग्जाम को क्वालिफाई करने में उस विद्यार्थी की भी भूमिका है, ठीक है, पॉइंट वन। उसके परिवार की भी भूमिका है, उसके मार्गदर्शकों की भी भूमिका है, उसके शिक्षकों की भूमिका है, जिस रिक्शे में वो बैठकर एग्जाम सेंटर आया है उसकी भी भूमिका है, जिस बस में बैठकर वह आया है उस बस ड्राइवर की भी भूमिका है, उन रास्तों पर जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की स्थापना की हुई है, कार्य किया है, उन पुलिस कर्मियों की भी भूमिका है, सबकी भूमिका है। आप किसी को नकार नहीं सकते साहब जी। पेपर बिगड़ने के लिए एक स्टेप गड़बड़ हो जाए, सही समय पर टाइम पर नहीं पहुंच पाए एग्जाम सेंटर को, न जाने क्या ना हो जाए, बहुत होता है। तो सबकी भूमिका है। आप समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं साहब, इस बात को समझिए। वह सफलता केवल आपकी नहीं, तो भूमिका कई लोगों की होती है। परंतु बात यहाँ पर आ रही है कि कोचिंग और इत्यादि वगैरह। कोचिंग, कई लोगों को आपने देखा होगा वीडियो, बोले नहीं कोचिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कोचिंग करने से, बोले मैंने तो बिना कोचिंग किए एग्जाम दिया और मैं क्वालिफाई भी हो गया। अपवादों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है, पॉइंट वन। एक से एक महारथी प्रतिभाशाली मिलेंगे, ठीक, एक से एक दिग्गज आपको मिल जाएंगे जिन्होंने किया होगा। तो अपवादों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अपवाद कभी भी उदाहरण नहीं होते, पॉइंट नंबर वन। दूसरा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, फैक्ट चेक। क्या आपने फैक्ट चेक किया खुद, या केवल सुना और मान लिया कि कौवा कान ले गया? मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने 4-4, 5-5 जगह कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करी, और जब सेलेक्ट हो गए तो उसके पश्चात में बताया गया उनके द्वारा, बोले मैंने तो कहीं करी ही नहीं होगा। ऐसे भी हैं, कुछ होंगे ऐसे जिन्होंने वाकई में नहीं की होगी कोचिंग, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई ऐसे मैंने देखे कि जिन्होंने आप किया। आप खुद इस बात को फैक्ट चेक करो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त है वो कितनी सही है। और यदि आप इतने तार्किक और इतने लॉजिकल और इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से आप अधिकारी बन सकते हैं। और केवल आप किन्हीं की बातों में आ जाते हैं, उल जलूल बातों में, जिसकी आप सत्यनिष्ठता की जांच नहीं कर सकते, कोई भी आपको बेवकूफ बना देता, तो इसका मतलब है कि साहब अधिकारी बनने में भी समय लगेगा। खुद फैक्ट चेक करिए साहब। कई मैंने टॉपर्स का ऐसा देखा, कई लोगों का देखा कि बोलते नहीं था कोई जरूरत नहीं है। कई विद्यार्थियों को भी मैंने यूट्यूब पर देखा था, अनुभव अभी शुरुआती दौर है, बोले नहीं कोई जरूरत नहीं। मैं सीधा बताऊं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक अच्छे संस्थान की, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कोचिंगों की, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है मार्गदर्शकों की। कई जो विद्यार्थी आपसे बोलते हैं कि नहीं मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली, हो सकता है वो सही कह रहा हो किसी हद तक, हर किसी के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज जरूर चेक करना, उसने कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं की, ये बात सही है, लेकिन क्या उसको गाइड करने वाला कोई मार्गदर्शक ही नहीं था क्या? निश्चित रूप से उसके घर में, परिवार में कोई भैया, कोई दीदी, कोई चाचा, कोई फूफा, कोई जीजा जी, कोई तो रहे होंगे साहब, जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया होगा, जिन्होंने बताया होगा, गाइडेंस दिया होगा, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करते, तब जाकर उस दिशा में वो बढ़ पाए। क्या वजह है कि कई आईएएस ऑफिसर जो माता पिता होते हैं, उनके बच्चे आईएएस आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि वो उसको ऑलरेडी गाइड कर रहे होते, बेटा बचपन से ही उसकी प्लांटिंग कर रहे होते हैं, ऐसे बेटा ऐसे, इसमें ये होता है, बेटा इसमें ये होता है, तो अंदर से एक आ जाता है उसमें। इसका मतलब है कि उनके यहाँ गाइड करने वाला कोई था साहब जी। बोले हमारी दीदी टॉपर रही हैं, इसलिए मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली साहब जी। बोले हाँ हम भी टॉपर हो सकते हैं साहब जी, तो उसको कहीं कोचिंग लेने की फिर ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि दीदी ही रही, घर में परिवार में एक माहौल रहा है, भैया रहे हैं, जीजा जी रहे हैं साहब। तो इन लोगों का ये कहना कि बोले हमने कहीं पर कोचिंग नहीं ली, आप भी हमारे बिना हो सकते हैं, तो फिर अपने परिवार में भी कोई दीदी, भैया, जीजा जी इस फील्ड से होना चाहिए साहब। और सच बात तो है कि उसके बावजूद भी में से बहुत सारे लोगों ने कोचिंग संस्थानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया है, एक नहीं, दो दो, चार चार जगह से साहब। कोचिंग संस्थान के बिना क्या सिलेक्शन पा सकते? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, इस बात को समझिए। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, बहुत ईमानदारी और बहुत शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक आपको ना मिले, अच्छा शिक्षक मार्गदर्शक ना मिले तो आप बनेंगे ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आवश्यक नहीं है कि एकलव्य को द्रोणाचार्य फिजिकली ही बता दें, वह भी कर सकता, परंतु ये है कि फिर एकलव्य की तरह आपको अपना जीवन जलाना पड़ेगा साहब। उसमें लगता समय और ऊर्जा, बहुत अथक परिश्रम लगता है। वहीं पर इन्हीं अच्छे संस्थानों से आप मार्गदर्शन लेते हैं तो वो आपको सही गाइड कर देते हैं। अच्छे संस्थान, अच्छी कोचिंग कहा, अच्छी कोचिंग का मतलब ये नहीं है, पहली बात तो समझ लें, बोले सर इनकी मार्केटिंग बहुत है, इनका नाम बहुत ज़्यादा है, सुना हुआ है, तो आपको फिर समझ लो कि आपका जो तर्क है वो गलत ही है। आप इसमें दिशा में स्वतः प्रयास करिए। जिस एरिया में आपको चाहिए वहां पर लोगों से, वहां के भूतपूर्व विद्यार्थियों से चर्चा कीजिए, और उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि आप 3 से 4 दिन का डेमो अटेंड करिए, स्वतः देखिए वहां पर माहौल, पढ़ाने वाला कैसा, क्या पढ़ा रहा, समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा, नहीं लग रहा, तब आप ज्वाइन कीजिए। हो सकता है कि कोई कह रहा नहीं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जरूरी नहीं है कि उसको उनका समझाया उतना अच्छा लग रहा आपको भी लगे। इसका उल्टा भी सही है, वो कह नहीं अरे बेकार पढ़ाते हैं, हमको तो जमा नहीं इनका। हो सकता है आप स्वतः अटेंड कर तो आपको लगे कि साहब इनसे अच्छा तो कोई मुझे पढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी मेंटेलिटी और जो मेरा स्वरूप संस्कार हैं उनसे जबरदस्त मैच हो रहे हैं साहब, तो ये तो बहुत ही अच्छे शिक्षक है। तो उसके लिए तो खराब है, पर वो आपके लिए हो सकता है सबसे अच्छे मार्गदर्शक हो साहब। तो कभी भी आधार ये होना चाहिए। बच्चे समझते नहीं जिनका नाम ज्यादा है, जिनकी मार्केटिंग ज्यादा वो है, ऑब्वियसली साहब लॉजिक आपके पास में होना चाहिए। सिंपल सा उदाहरण दूंगा, आपको कोई वस्तु खरीदनी है, पेन खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, कुछ भी खरीदना, हवाई जहाज खरीदना है, आप मार्केट जा रहे हो सर, मेन रोड की दुकान पर आप वही चीज परचेज करोगे तो पता चला उसने कहा कि साहब 100 रुपए का है, सेम कंपनी क्वालिटी, और जब आप वहीं अंदर की गलियों में जाकर पता करते हो उन्हीं दुकानों में, उसी मार्केट में, तो पता चला वही आपको 80 रुपए 90 रुपए की चीज मिल जाएगी। तो मेन रोड वाले ने मार्केटिंग से लेकर बाकी चीजों में इन्वेस्टमेंट ज्यादा की, इसलिए वो मेन रोड पर, इसलिए वो आपसे अर्न कर रहा, कमा रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि श्रेष्ठ वही है। तो ये बुद्धि विवेक आप में होना चाहिए, और यदि इतनी बुद्धि विवेक है इसका मतलब तार्किक रूप से आप निर्णय ले सकते हैं, आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता, और आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता इसका मतलब आप में अधिकारी बनने के पूरे गुण हैं। तो यदि कोई मूर्ख आपको बना रहा है तो इसका मतलब अभी अधिकारी बनने में समय है। अपनी बुद्धि और विवेक, महात्मा बुद्ध का कथन है साहब, अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करने वाली बात, तो ये आधार होते हैं कभी भी अच्छी कोचिंग के। अब रही बात कि साहब कोचिंग के बिना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोचिंग के साथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं बताना चाहूंगा कि कोचिंग जरूर करनी चाहिए। रीजन ये है कि जो काम आप 10 साल में करने वाले हो वो अच्छा संस्थान, अच्छा शिक्षक आपको 1 से 2 सालों में करवा देगा। मेहनत आपको करनी ही है, बिना कोचिंग के भी आपको मेहनत करनी ही है, पर वो 10 गुना हो जाएगी। कोचिंग के साथ में भी मेहनत करनी ही है, ऐसा नहीं कोचिंग कर ली तो बस अपन बन ही गए, गारंटी हो गई, फालतू बात है। तब भी आपको मेहनत करनी, परंतु उस मेहनत के प्रतिशत को, उसमें लगने वाले समय को कम कर देते हैं। मेरा सजेशन ये है बिल्कुल करनी चाहिए। और उसका एक और लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, कई लोग आपको इस बारे में बताते हैं कि नहीं अरे मैंने तो ये ऐसा किया वैसा किया, बिना उसके किया, या मैं खुद कर रहा हूँ। देखिए बहुत अनुभव से ही आती हैं चीजें, अनुभव से बड़ा दुनिया में कोई गुरु नहीं होता है। कई बच्चे तैयारी करने के दौरान बोले 1 साल हो गया मुझे तैयारी करते, यूट्यूब पर वीडियो और इत्यादि वगैरह बहुत सारी बातें बताते हैं साहब, मैं स्वयं देखता हूँ, अभी नए बच्चे हैं साहब, अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी ऊर्जा, सारी बात अच्छी है, जीवन में अनुभव से ही कई चीजें आती हैं साहब, वो केवल मात्र उस फील्ड में घुस जाने मात्र से नहीं आएंगी, समय के पश्चात में कई अच्छे अनुभव भी होते, कई बुरे अनुभव। अच्छे मार्गदर्शन में फायदा ये होता है कि हम कई प्रकार के बुरे अनुभवों से बच जाते हैं, ये फायदा होता है हमको। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, जो कि एक अच्छे संस्थान में अच्छे मार्गदर्शक, अच्छे गुरुजनों के संपर्क में रहने से होता है। वो कोई भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, मोहल्ले के कोई अंकल जी हो सकते हैं, दीदी हो सकती है, कोई भैया हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि कोचिंग में एडमिशन ही के पश्चात में आपको मिलेगा, हो सकता है, परंतु ये है कि हाँ दुनिया में किसी का भी एहसान लेने से बचना चाहिए। वही बात है ना, मुझ पर एक एहसान करना कि साहब आप मोहल्ले में कोई व्यक्ति दीदी भैया को देखें, वो हफ्ते में 1 बार 2 बार समय देगा, अपन को बहुत लंबा समय उनका सहयोग चाहिए, इससे बजाय बेहतर होता है आप पैसे बताओ, फीस क्या है ये पकड़ के सर, अब आप सीधे हमको सप्ताह में 6 दिन 7 दिन गाइडेंस दीजिए, अगले 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, वो ज़्यादा बेहतर होता है एक प्रोफेशनलिज्म की दृष्टि से देखा जाए तो। दूसरा जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला सबसे महत्वपूर्ण होता है एक इस फील्ड में मार्गदर्शक या अच्छे शिक्षक का।
वो ये होता है कि सिलेबस में जितने सेक्शन हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जितने भी हैं जिनके नाम मैंने नहीं भी लिए, 20 प्रकार के सब्जेक्ट हैं। और इन 20 प्रकार के सब्जेक्टों में सैकड़ों टॉपिक हैं साहब जी। ठीक, एक एक टॉपिक को, एक एक विषय को पढ़ने की टेक्निक बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। आप अकेले करोगे तो उस पर टेक्निक आप स्वतः बनाओगे, बना बना के थक जाओगे। जबकि वही एक अच्छा मार्गदर्शक होगा तो आपको बताएगा, नहीं इसको देखो बेटा ऐसे टेक्निक से पढ़ते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं, मैथ्स में आ रहा तो उसको ऐसे बनाना चाहिए, जीएस में आ रहा तो ऐसे बनाना चाहिए, हिस्ट्री में आ रहा, ज्योग्राफी में आ रहा तो ऐसे बनाना चाहिए साहब जी। इस तरीके से याद रखते हैं, ऐसे में टेक्निकल वे में याद रहेगा, इसकी कोडिंग कर लेंगे। ऐसे 36 प्रकार के होते हैं। ये टफ टॉपिक है, इसको देखो कॉन्सेप्चुअल वे में ऐसे समझते हैं, इसको ऐसा रिलेट करते हैं। हर टॉपिक की अलग अप्रोच है। वो आपको कौन दिखाएगा, कौन बताएगा? वो एक अच्छा मार्गदर्शक ही बता सकता है, वो अपने खून पसीने से बताता है आपको। यही उसकी पहचान होती है। उसकी पहचान यही होती है कि आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपकी अंतरात्मा बोलती है नहीं वाकई में ईमानदारी से हमको पढ़ा रहे हैं। भले ही सिलेक्शन हो अथवा ना हो, वो एक बाद की बात है, वो भाग्य विधाता नहीं है। परंतु किसी ने आपके साथ में ईमानदार प्रयास किया, आपने उसके साथ में ईमानदार प्रयास किया, यही आपकी जीत होती है। इसके बाद में ईश्वर के हाथ में कि आपको क्या मिलेगा, किसको क्या मिलेगा। तो हर टॉपिक की, हर विषय की अलग टेक्निक है। हिंदी पढ़ने का अलग तरीका है, हिस्ट्री का अलग है, इत्यादि का अलग है। यदि किसी अच्छे मार्गदर्शक में, अच्छे संस्थान में हो तो इनके जो अच्छे गाइड होते हैं वो आपको बताते हुए, देखो हिंदी में इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाना, इस टॉपिक की टेक्निक ये है, इस टॉपिक की ये है। बोले हिस्ट्री तो सर हमको रोना आता है, पढ़ते ही थे, देखते ही थे। तो अच्छा शिक्षक हुआ तो आपका इंटरेस्ट पैदा कर देगा। वो बताएगा बेटा देखो कितना इंटरेस्टिंग, आप खुद कहोगे कि नहीं ये तो मजेदार सब्जेक्ट है, हम तो गलत समझ रहे थे। तो ये फायदा होता है, वो आपका उसके प्रति इंटरेस्ट, उसके प्रति समझ, उसके प्रति बहुत सारे टेक्निक डेवलप कर देता है साहब। इस बात का ही मैं पारिश्रमिक आपसे लेता तो निश्चित रूप से करना चाहिए साहब, है ना। ये फायदा होने वाला है। हर सब्जेक्ट, हर विषय, हर टॉपिक की जो अप्रोच है बिल्कुल अलग है। क्या वजह है आपके देश में बड़े बड़े एग्जामों में संपन्न परिवार के बच्चे ज्यादा सेलेक्ट होते हैं? ऐसा नहीं करें गरीब घर से नहीं होता, बिल्कुल नहीं काम। काबिल बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वो चाहे रिक्शा चलाने वाले का बेटा हो, चाहे कोई भी हो। पर एक ओवरऑल परसेंटेज देखा जाए तो आप क्या पाते हैं कि ऐसे फैमिली से होते हैं जो कि एक संपन्न शिक्षित परिवार से हो। क्या वजह है, कभी सोच कर देखिए। उसकी वजह यह है कि साहब उनके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक, घर में अच्छा मार्गदर्शन है, पढ़ने में भी अपन भी ठीक ठाक टाइप के हैं, बताया उन्होंने, गाइड किया, अवेयरनेस है, इधर ज्वाइन कर लो, 6 महीने 1 साल 2 साल यहाँ पढ़ा, पढ़ कर देखा, बोले नहीं जमा नहीं, तो बोले कोई दिक्कत नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, दूसरे वाले में ज्वाइन कर लो। बोले नहीं यहाँ पर ये सब्जेक्ट 2 अच्छे पढ़ाए लेकिन तीसरा अच्छा नहीं पढ़ा, बोले तीसरे में ज्वाइन कर लो। एक से एक टॉपरों का आप खुद फैक्ट सर्च करना, फैक्ट सर्च, आपको ये जानकारी मिलेगी। बोले ये बताए गए थे कि हम तो साहब सबसे कम उम्र में टॉपर, और ये और वो 4 जगह कोचिंग पढ़े हैं साहब। बाद में और भी कई लोगों को आप ऐसे देखेंगे। तो क्या है ये, क्यों उस परिवार से, उस आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी और क्यों इस विपन्न परिवार का विद्यार्थी मैक्सिमम टाइम पीछे रह जाता? तो उसकी प्रैक्टिकल वजह है भी। कोई एपीजे कलाम हो, कोई वाकई में बहुत ही प्रतिभाशाली हो तो बात अलग है, लेकिन वो कितने, और यदि आप अपने जीवन में इतने प्रयोग कर सकते हो और उनके परिणामों के लिए तैयार हो तो बिल्कुल निश्चित रूप से अकेले करो, करने वाले करते ही हैं, परंतु उसमें लॉस बहुत है, उसमें रिस्क बहुत है, इस बात को समझिएगा। ये जो है ये लोग कभी इतना रिस्क लेते नहीं है। यही वजह है कि चीजों को बहुत आसानी से सरलता सीख जाते हैं। ऐसा नहीं कि इस गरीब बच्चे में प्रतिभा की कोई कमी होती है, कोई कमी नहीं होती साहब। कई मामलों में तो अव्वल होता है बेचारा, परंतु संसाधनों का अभाव। दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ देश में शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी है कि साहब आप फीस दोगे, दुनिया की क्यों, मैं तो अपनी बात करूँ, आप मुझे दोगे तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं दोगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा साहब। क्या करो, हम खुद इस तंत्र का ही शिकार है साहब। जो सक्षम होते हैं साहब, गाइडेंस पाते हैं और सिलेक्शन पा जाते हैं साहब। तो ये एक वजह होती है साहब। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोचिंग या संस्थानों की या मार्गदर्शकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। 100 में से 10 बच्चे ऐसे होते हैं, बिरले होते हैं साहब,
10 भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 10% भी ज़्यादा हो रहा है। 1% 2% ऐसे होते हैं जो अकेले अपने बल पे निकाल लेते हैं एग्जाम। वाकई में कोई कमी नहीं है इस देश में, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, परंतु उसके जीवन में कितना कष्ट, कितना संघर्ष, कितनी वंचनाएं, कितना लंबा समय जुड़ा हुआ है कि आप वो चुकाने के लिए सक्षम है। जो काम 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में हो सकता था, उसके लिए 10 साल गुजार दिए। बाल काले थे, बाल सफेद हुए, उसके बाद में सिर से गायब हो गए। ऐसी भी स्थिति होती है साहब। क्या उतना रिस्क चुका सकते हैं? 10 साल गुजर गए साहब, जिंदगी के सारी चीजों को छोड़ दिया। दोस्त, फ्रेंड सर्कल, दिन रात एक चीज में लगे हुए हो जाते हैं साहब। मैं नहीं कहूंगा कि इतना बड़ा रिस्क लीजिए। एक बौद्धिक रूप से या आर्थिक रूप से विवेक का इस्तेमाल करिए। मेरा सजेशन ये होता है कि निश्चित रूप से अच्छे संस्थान ढूंढिए। अच्छे संस्थान के मैंने आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बताई है। अपनी बुद्धि विवेक का उपयोग करते हो और ऐसी जगह गाइडेंस लीजिए जहाँ पर आपको अच्छा गाइडेंस मिले। जहाँ 4 लोग बोल रहे हैं कि अच्छा है, पर आपको अगर अच्छा नहीं लगा तो वाकई वो अच्छा नहीं है। जहाँ 40 लोग कह रहे हैं कि खराब है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं वाकई में अच्छा है, तो निश्चित रूप से वो अच्छा मार्गदर्शक होगा। क्योंकि कोई कह रहा होगा कि नहीं उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, उस हिसाब से मार्गदर्शन कर वो देख रहा होगा वो। कोई कह रहा होगा नहीं साहब बिहेवियर तो बहुत खराब, रूड बहुत है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट है सर, उस हिसाब से मार्किंग कर रहा होगा। कोई कह रहा होगा नहीं वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, उस हिसाब से मार्किंग कर रहा होगा। सबके अपने अपने मानदंड हो सकते हैं। आप तो अपने मानदंडों को लेकर चलिए, यही बुद्धि है, यही विवेक है आपका सुधर का। तो ये करना चाहिए साहब। मैं विद्यार्थियों को यही सजेशन देता हूँ कि बिल्कुल निश्चित रूप से कर लीजिए। अनावश्यक इतना करने की जरूरत है, जिंदगी में बहुत काम करने बाकी हैं। कम से कम समय में न्यूनतम जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए, सही तरीके से पढ़िए। 50 की बजाय अगर उन चीज़ों को सिलेक्शन 10 चीज़ों को पढ़ने में हो सकता तो निश्चित रूप से साथ और होता है। समझिए इस बात को। आपको आईएएस में भी ऐसे कई विद्यार्थी मिलेंगे जो कि आपसे कहते बोले पूरी 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ लो। कोई जरूरत नहीं होती साहब इतने की, फालतू बातें हैं ये सब, साफ साफ कहूँगा मैं। उसके बिना भी आपका एग्जाम निकलता है ना। कई लोग कहते नहीं था हिंदू जैसा न्यूज़पेपर पढ़ना, कोई जरूरत नहीं। कई ऐसे विद्यार्थी मिल जाएंगे आपको जो कहेंगे मैंने कभी हिंदू पढ़ा ही नहीं है, और बोलिए। तो उसका मतलब है कि सफलता का कोई एक निश्चित मार्ग नहीं है, बहुत डाइवर्सिफाइड है ये वे साहब। ये वे आपको कोई एक अच्छा मार्गदर्शक बताकर आपकी समय और ऊर्जा बचा सकता है। उस बाबत ही वह आपसे पारिश्रमिक लेता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे यहाँ एडमिशन ले लो, हमारे यहाँ निश्चित रूप से बैच उपलब्ध है आईएएस से लेकर पीसीएस के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे यहाँ ही आ जाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ को एक सही तरीके से मैनेज करिए साहब। सही तरीके से चीज़ों को देखना, समझना और पहचानने की कोशिश करिए। यदि आप एक अच्छा संस्थान नहीं चुन पा रहे, एक अच्छा मार्गदर्शक नहीं चुन पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से विचारणीय और चिंताजनक पहलू होता है आपके लिए, है ना। देख लीजिए, असंभव कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से लगभग सभी क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर उठा चुका हूँ और उन पर बात मैंने की हुई है। ये कीजिए, हमारे पास में बैच अवेलेबल हैं। आप यदि ज्वाइन करना चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छा गाइडेंस देने का मैं प्रयास करूँगा। अगले 3 साल 4 साल के लिए बिल्कुल समय निकाल के आ जाओ। 1 घंटे निकालो, 2 घंटे निकालो, 3 घंटे निकालो, थोड़ी थोड़ी से बूंद बूंद से अपन उस सागर को भर लेंगे, उस घड़े को भर लेंगे साहब। तो बहुत आसानी से हो जाएगा। 20 साल, 21 साल, 22 साल की एज आते आते बड़े परिपक्व से हो जाओगे। इस दिशा में अपन प्रयास करेंगे, मिलकर प्रयास करेंगे और बहुत अच्छे परिणाम अपन दिखाएंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए शायद हेल्पफुल रहा हो। यदि रहा हो तो जरूर बताइएगा, अपना मैसेज मुझ तक जरूर पहुँचाइएगा। क्योंकि एक बड़ी ये समस्या जाती है कि वीडियो आपने देखा, अच्छा लगा नहीं लगा, कुछ कमी लगी, जो भी है, तो अपनी बात जरूर कहिएगा। ये नहीं कि चुपचाप मात्र वीडियो देख बस लिया, बोले अच्छा तो लगा, बट अपना मैसेज पहुँचाइए जरूर। कोई कमी लगती है तो वह पहुँचाइए जरूर। निश्चित रूप से उस पर विचार करके इसमें और बदलाव लाने का और अच्छा करने का प्रयास हम लोग करेंगे। हम लोगों के साधन संसाधन बहुत सीमित है साहब, पर यह है कि हाँ मादा बहुत और ईमानदारी बहुत है, शिद्दत बहुत है। निश्चित रूप से करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद।